नमस्कार दोस्तों। हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डायबिटीज़ के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज डायबिटीज़ से ग्रस्त है। तो ये डायबिटीज़ क्या है, कैसे होता है, उसके कॉजेज़ क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या है, हाइपर ग्लाइसेमिया किसे बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, दैन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के कौन कौन से प्रकार है, दैन कॉजेस, ये डायबिटीज़ कैसे होता है, किन किन चीज़ों से ये डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है, दैन साइन एंड सिम्टम्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण उसको सामने आते हैं, दिखाई देते हैं डायबिटिक पेशेंट में। दैन कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं अगर डायबिटीज़ ठीक से जल्दी ट्रीट नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस हम आज देखने वाले। इसमें एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस और अदर कॉम्प्लिकेशन, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट हम लास्ट में देखने वाले। तो मैनेजमेंट क्या है, डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कैसा करना है और ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है, ये सब हम आज के टॉपिक में एकदम आसान तरीके से विथ इन 5 मिनट्स जल्दी हम इसको देखने वाले हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होती है, ये 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये जो ब्लड शुगर लेवल है, हम अगर ब्लड शुगर चेक करते हैं नॉर्मली हमारा ब्लड शुगर कितना चाहिए, 70 to 100 के बीच में चाहिए ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या होती है, इसमें बिलो 110 अगर ब्लड शुगर लेवल है तो इसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रहनी चाहिए बिलो 110 के बीच में। अगर इससे ज़्यादा बढ़ती है तो पेशेंट को हम डायबिटिक या शुगर बड़ी बोलते हैं या हाइपरग्लाइसेमिक बोलते हैं। देन पोस्ट प्रेंडियल जो रहती है, जो खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद की जो शुगर है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 140, बिलो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये होनी चाहिए। हाइपरग्लाइसीमिया हम किसको बोलेंगे, अगर हमने ब्लड शुगर चेक किया तो हम हाइपरग्लाइसीमिया, अगर फास्टिंग शुगर लेवल 110 से अबव जाती है, उससे ज़्यादा होती है तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। या अगर पोस्ट प्रैंडियल जो शुगर लेवल है, खाना खाने के बाद अगर हम शुगर चेक करेंगे और ये शुगर अगर 140 के ऊपर जाती है तो हम समझेंगे पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है या पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में है। हाइपोग्लाइसीमिया नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन्स कम होना, ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर या ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम होना। अगर ब्लड शुगर लेवल गोज बिलो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर 60 से कम शुगर होता है तो हम उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट ऐसे बोलेंगे। हम जान लेंगे कि ये ब्लड का जो शुगर लेवल है ये कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है। हम जगह अगर खाना खाते हैं तो उसका ब्रेक डाउन कैसे होता है और कहाँ जाता है मटेरियल और सब ग्लूकोज में कन्वर्जन कैसा होता है, ये सब हम इसमें अब देखेंगे। ये जो मैकेनिज़्म है ये हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अगर ब्लड शुगर कम होता है तो हमारी बॉडी उसको कैसे कोप अप करती है, उसको कैसे एडजस्ट कर लेती है, ये हम देखेंगे। लो ब्लड ग्लूकोज, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो हमारे पैनक्रियाज में सेल्स है, तो सेल्स क्या करते हैं पैनक्रियाज के, अल्फा सेल्स, सेल का नाम है अल्फा सेल्स। पैनक्रिया के अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन या एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा सेल्स पैनक्रिया के क्या करते हैं, ग्लूकागोन नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और वो सब्सटेंस जाके कहाँ पर एक्ट होता है, लीवर पे एक्ट होता है। लीवर में क्या रहता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। ये ग्लाइकोजन लीवर में प्रेजेंट रहता है और ये ग्लूकागोन नाम का जो सब्सटेंस पैनक्रिया से आया हुआ था वो क्या होता है, ग्लाइकोजन पे एक्ट होता है या ग्लाइकोजन को अटैक करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन का क्या होना, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन होना। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन लीवर में होता है और उससे क्या होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर पैनक्रिया से कौन आता है, ग्लूकागोन।
सो ग्लूकागोन क्या होता है, ग्लाइकोजन पे एक्ट होता है, ग्लाइकोजन पे एक्ट होने के बाद ग्लाइकोजन का क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर क्या होता है, ग्लूकोज सेपरेट होता है या ग्लूकोज निकल जाता है, और जो ग्लूकोज है जो लीवर से ब्रेकडाउन हुआ हुआ निकला हुआ वो कहाँ पर जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। सो ऐसे अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का डिमांड बढ़ता है तो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और हमारे बॉडी का जो डिमांड है ग्लूकोज का वो डिमांड पूरी कर लेता है। ये रहा अगर शुगर कम होता है तो। अगर कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा होती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हाई ब्लड शुगर रहती है तो, या हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल रहती है, तो उसमें ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाज है, तो पैनक्रिया क्या करता है, बीटा सेल्स क्या करते हैं, पैनक्रिया के बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स क्या करते हैं, इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। अगर हमारे बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा है, शुगर का लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है या ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन में पैनक्रिया क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, इंसुलिन हार्मोन क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रेट सब्सटेंस इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। और इंसुलिन क्या करता है बाद में, पेरिफेरल टिश्यू सेल टेक्स ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। सो इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है उसको बाइंड कर लेता है या उसको ब्रेक डाउन कर लेता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर लेता है ग्लूकोज को। और जो ग्लूकोज को कैसे कंट्रोल कर लेता है, ये जो पेरिफेरल टिश्यूज़ है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा लेते हैं या इनटेक बढ़ा लेते हैं, जो ग्लूकोज को खा लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पेरिफेरल टिश्यूज़ क्या करते हैं, जो ब्लड में ग्लूकोज है ये ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं या उसको उठा लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में का जो बड़ा वाला या ज़्यादा कंटेंट में जो ग्लूकोज तैयार हुआ है उसको कम किया जाता है, उसको कम होता है। सो ये रही नॉर्मल मैकेनिज़्म जो रहता है हमारे बॉडी में, जो चलता रहता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो क्या है, और कम हो गया तो क्या, ये सब मैकेनिज़्म उधर चलता है। सो अभी हम मेन कंटेंट में देख लेंगे कंटेंट को। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, जो हमने देख लिया, नॉर्मल ब्लड शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, और ये अब देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेस, हम इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेस, क्योंकि एक सेकंड स्टेज डिसीज़ है। जो नॉर्मल हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया ये नॉर्मल हो गया। अगर हम जल्दी उसको देखेंगे ना, ऐसे ही शुगर बॉडी में बढ़ती रहेंगी तो क्या होता है, एक स्टेज आती है उस पर पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस एक कंडीशन डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं इट इज़ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेस इन विच लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड गेट्स इंक्रीज ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, अगर इंसुलिन की जो डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रेशन में डिफेक्ट होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो इसके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस कौन कौन से हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, सो टाइप 1 में इट ऑकर्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन। कभी कभी क्या होता है, अगर जो हमारे जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरन्स आइलेट्स रहते हैं, बीटा सेल्स, सो ये बीटा सेल्स कभी कभी डैमेज होते हैं, डैमेज होने की वजह से क्या होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, या सिक्रेशन उसका ठीक से नहीं हो पाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होता है। सो मोस्टली ऑकर बिलो 30 एज, जो 30 साल के नीचे जो लोग या जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। मोस्ट ऑफ जो 11 to 13 के एज में ये अपने को हमको देखने में मिलता है टाइप 1 डायबिटीज़। सो ट्रीटेबल बाय द इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है इंसुलिन का कम होता है, तो इसकी वजह से अगर नेचुरली इंसुलिन कम हो रहा है तो हम उसको आर्टिफिशियली बाहर से हम उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो ये इंसुलिन से हम ट्रीट कर सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को। सो नेक्स्ट आता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ये इट्स ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन इंसुलिन एक्शन और इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो टाइप 2 जो होता है वो क्या होता है, जो इंसुलिन की एक्शन है, सो एक्शन कभी कभी क्या होता है, इसकी एक्शन कम होती है इंसुलिन की, या कभी कभी इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ने का मीन्स, अगर हम कितने भी मात्रा में उसको इंसुलिन प्रोवाइड किए करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कितने भी इंसुलिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करके उसको दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ग्लूकोज लेवल कम नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता है।
सो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इट ऑकर्स इन अडल्ट ऑनसेट, अडल्ट्स में, मोस्ट ऑफ अडल्ट्स में अबव 30 एज में हम देखने को मिलता है। ऑब्वियस पेशेंट, जो पेशेंट हेवी होते हैं, जाड़े पेशेंट होते हैं, ऑब्वियस पेशेंट होते हैं, उन उसमें उनमें हम ये देखते हैं। सो 90 to 95% पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़, जो 90 to 95% पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होता है। सो कंट्रोल बाय मेडिसिन, योगा, डाइट, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है हम उसको बेसिकली थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेवल में रख सकते हैं। डायबिटीज़ में हम कंटिन्यूस मेडिकेशन ले सकते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह जो टैबलेट्स है उसको हम लेते हैं। सो योगा या डाइट एक्सरसाइज करने से या डाइट मॉडिफिकेशन करने से भी ये कंट्रोल में शुगर आ सकती है। सो थर्ड टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ onset is in second or third trimester in pregnancy due to inhibition of insulin secretion by placental hormones। अगर प्लासेंटल हार्मोन्स क्या करते हैं, कभी कभी इंसुलिन का जो सिक्रेशन है उसको इनिबिशन करते, मीन्स उसको स्टॉप कर देते, उसका रोक लगा देते उस पर। इसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होता है इन प्रेगनेंसी टाइम में, ये डेवलप होता है। नॉर्मली ट्रीटेड विथ डाइट मॉडिफिकेशन, हम डाइट का कम ज़्यादा करके या डाइट मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं, वो ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ओनली फॉर प्रेगनेंसी के टाइम ही रहता है। सो 30 to 40% विल डेवलप टाइप 2 आफ्टर 10 ईयर्स इफ़ पेशेंट इज़ ओबेस। अगर पेशेंट हेवी है, जाड़ा है, ओबेस पेशेंट है, तो उस ऐसे पेशेंट में आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ डिलीवरी या प्रेगनेंसी के बाद ये टाइप 2 डायबिटीज़ उनको डेवलप हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइप इज सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ इट्स डेवलप ड्यू टू पैनक्रियाटॉमी या हार्मोनल अबनॉर्मलिटीज़, मेडिसिन लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह। अगर मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं स्टेरॉइड वगैरह, तो उसकी वजह से भी ये डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। या हार्मोनल अबनॉर्मलिटीज़, हार्मोनल चेंजेस अगर होते हैं, ऐसी सिचुएशन में भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। या पैनक्रियाटॉमी, जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रिया क्या करता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है इंसुलिन सिक्रेशन करके। अगर उसको ही हम निकाल देंगे, पैनक्रियाटॉमी कर देंगे, तो ऐसे कंडीशन में ये सेकेंडरी डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। सो कॉजेज़ क्या क्या है इसके, डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉजेज़ है लो इंसुलिन, इंसुलिन का लेवल कम होना, या हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कभी कभी इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है बॉडी में, इस सिचुएशन में भी डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप हो सकता है। देन फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री में भी ये डायबिटीज़ डेवलप है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो पेशेंट ओबेस पेशेंट होते हैं, हेवी पेशेंट होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होती है, तो इस सिचुएशन में भी डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप हो सकता है। देन डाइट, डाइट डिपेंडिंग अपॉन द डाइट, कैसे डाइट खाते हैं, ये फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, या ये जो आजकल जो फूड मटेरियल है वो अच्छे नहीं आ रहे, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। देन ओल्डर एज, अगर एज बढ़ता जा रहा है तो ऐसे टाइम में भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, सो कार्डियक डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में भी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज में भी ये डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। ये बहुत सारे कॉजेस है। सो नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या पेशेंट को हो सकते हैं इसमें, एक्सेसिव वेट गेन, सडनली क्या होना, वेट बढ़ना, वेट ज़्यादा होना, पुअर वुंड हीलिंग, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस एंड साइन सिम्टम्स इसका सिम्टम्स है, पुअर वुंड हीलिंग्स। देन इंक्रीज थ्रस्ट मीन्स कंटिन्यूसली पानी पीना, इसको हम इंक्रीज थ्रस्ट बोलते हैं। देन एक्सेसिव एपेटाइट, कंटिन्यूसली ज़्यादा भूख लगना, सो एक्सेसिव एपेटाइट। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कंटिन्यूसली यूरिन पास करने को जाना, ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये सिम्टम्स उसमें डेवलप हो सकते हैं। देन फटीग एंड वीकनेस, वीकनेस होता है अगर कभी कभी शुगर लेवल बढ़ता है, कम होता है, इम्बैलेंस होता है, ऐसे टाइम में वीकनेस आता है पेशेंट को। सो मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, इसमें मैनेजमेंट क्या कर लेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें न्यूट्रिशनल थेरेपी फर्स्ट मैनेजमेंट है, इसमें न्यूट्रिशनल थेरेपी। सो न्यूट्रिशनल थेरेपी में हम मील प्लानिंग कर लेते हैं, रिलेटेड टीचिंग कर लेंगे, इसमें फूड क्लासिफिकेशन ऑफ फूड रखेंगे, इसमें फूड गाइड पिरामिड जो है इसके हिसाब से हम फूड उसको लेने के लिए बोलेंगे।
सो इसमें फूड डायबिटिक फूड पिरामिड दिया है, फैट ऑयल चॉकलेट्स वगैरह कितना खाना है, कम लेवल में खाना है। देन मीट मिल ऑयल जो थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट्स है उसमें भी थोड़ा कम खाना है। देन वेजिटेबल्स का थोड़ा सा बड़ा लेना है, जाकि बाकी ग्रेन्स वगैरह है, अदर स्टार्च वगैरह उसका भी लेवल थोड़ा सा, जो ये सब फूड अकॉर्डिंग टू द फूड डायबिटीज़ फूड पिरामिड की अकॉर्डिंग टू हम उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना है, न्यूट्रिशनल डाइट देना है उसको। दैन एक्सरसाइज से भी हम डेली एक्सरसाइज करने से भी हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दैन डेली मॉनिटरिंग में सेल्फ ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग, जैसे हम बीजीएम बोलते हैं, तो ये सेल्फ ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग डेली करना है। इसके हिसाब से हम कम ज़्यादा इंसुलिन का डोज ले सकते हैं या इंसुलिन कम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। दैन यूरिन ग्लूकोज टेस्टिंग जो प्रीवियसली हम करते थे, लेकिन आजकल उसका रिजल्ट ठीक से नहीं आ रहा है, तो ये हम ज़्यादा नहीं कर रहे, और इसके बदले में हम सेल्फ ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग ये हम डेली कर सकते हैं, जो कि करने में ईजी है थोड़ा। देन पेशेंट को एजुकेशन हम देकर, इस एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि जो डाइट प्लान है, डाइट प्लान को ठीक से फॉलो करना है या टैबलेट मेडिसिन को ठीक से लेना, ये सब वो पेशेंट पे डिपेंड रहेगा। वो जो केयर टेकर है उसको हम प्रॉपरली एजुकेशन देना है कि भाई अब ऐसा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, या ऐसे टैबलेट ले लो, टाइमिंग सब शेड्यूल फॉलो करो। उसकी वजह से वो डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकता है। कभी कभी पेशेंट को अगर कुछ बड़ी सर्जरी वगैरह करना होती है, तो उसके ऐसे टाइम में पेशेंट का हम पहले शुगर लेवल कम करते हैं और इसके बाद उसका सर्जरी कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम में स्ट्रिक्टली हमको ये सब चीज़ें फॉलो करनी होती है। सो इसमें एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो दैन नेक्स्ट इज़ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। सो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसको हम इंसुलिन से ट्रीट कर सकते हैं। दैन टाइप 2 डायबिटीज़ कंडीशन में हम एंटी डायबिटिक जो टैबलेट्स है, वो एंटी डायबिटिक टैबलेट्स हम दे सकते हैं। टैबलेट मेटफॉर्मिन वगैरह टैबलेट्स से, या उसमें रैपिड एक्टिंग टैबलेट्स से नोलॉग वगैरह, हीमोलॉग वगैरह, जो कि 5 to 15 मिनट्स में क्या होते हैं, एक्ट होते हैं, 2 to 4 आवर के लिए चलते हैं। देन जो लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है, इसमें लेंटिस वगैरह, लेंटिस इंजेक्शन, लेंटिस वगैरह, ये सब हम उसको दे देंगे। ये रहा फार्माकोलॉजिकल थेरेपी या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। सो कॉम्प्लिकेशन जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें लास्ट जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं। सो इसमें कॉम्प्लिकेशन से एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। सो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोग्लाइसीमिया सडनली अगर पेशेंट का शुगर, कभी कभी क्या होता है मिस्टेक, ग्लूकोज मॉनिटरिंग में मिस्टेक हो सकती है, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कम होता है, फिर भी हम उसको ज़्यादा इंसुलिन का डोज देते हैं। ऐसे टाइम में पेशेंट का सडनली क्या होता है, शुगर लेवल कम होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हाइपोग्लाइसेमिया होता है। तो इसमें पेशेंट को स्वेटिंग डेवलप होती है, ट्रिमर्स हो सकते आ सकते हैं, पेशेंट को ज़्यादा भूख लग सकती है, सीजर्स आ सकते हैं कभी कभी, टैकीकार्डिया वगैरह, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी पेशेंट का, अनकॉन्शियस भी पेशेंट हो सकता है ऐसे टाइम में। सो ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है जो कि एक्यूट होता है, उनको देखना चाहिए। देन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये भी डेवलप हो सकता है। इसमें पेशेंट को नौसिया, वोमिटिंग, एसीटोन लाइक ब्रीथ पेशेंट से आ सकती है। देन एट सीवियर स्टेज अगर ज़्यादा कीटोएसिडोसिस हो गया तो पेशेंट कोमा में जाके डेथ भी हो सकता है। सो ये रही एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक पेशेंट या डायबिटीज़। सो नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। सो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में मैक्रोवैस्कुलर डिसीजेस। सो मैक्रोवैस्कुलर डिसीजेस इट कॉजेस, हम बोलते हैं मैक्रोवैस्कुलर डिसीजेस, इट कॉजेज चेंजेस इन मीडियम एंड लार्ज जो ब्लड वेसल्स होते हैं, मीडियम लार्ज ब्लड वेसल्स, जो इसमें ये क्या होता है, चेंजेस होते हैं, लाइक उसके जो वॉल है, वॉल थिकनेस बढ़ती है, या हार्डनिंग ऑफ दी वेसल्स होती है। इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस या पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस या सेरेब्रो वेस्कुलर डिसीजेस यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। सो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस में लाइक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है पेशेंट को, या पेरिफेरल डिसीजेस में थ्रोम्बोसिस वगैरह पेशेंट के वेसल्स में डेवलप हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट को लेग पेन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देन सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीजेस में जो ब्लड सप्लाई जाता है ब्रेन में, वेस्कुलर ब्रेन में, तो उसमें भी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देन
नेक्स्ट आता है माइक्रोवैस्कुलर डिसीजेस। सो माइक्रोवैस्कुलर में जो ब्लड वेसल एकदम थिन ब्लड वेसल्स से कैपिलरीज वगैरह है, तो इससे कैपिलरीज में भी ये डेवलप हो सकता है, क्योंकि प्लैक फार्मेशन वगैरह, प्लैक की फार्मेशन या जो डैमेज हो सकती है ब्लड वेसल, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होती है, प्रोटीन लेवल इसमें क्या होता है कभी कभी, ये पैथोफिजियोलॉजी है। तो उसमें ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाती है। जो माइक्रोवेस्कुलर डिसीजेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह है, देन रिनल डिसीजेस हो ड्यू सेकेंडरी ड्यू टू डायबिटीज़, ये सारे बहुत सारे नेफ्रोपैथी वगैरह डेवलप हो सकती है। देन जो नेक्स्ट है डायबिटिक फुट। सो डायबिटिक फुट में ये जो अगर पेशेंट का थोड़ा सा भी इंजरी होता है तो ये बहुत बड़ी वहाँ पर ये बहुत बड़ी जख्म उधर हो जाती है, या बहुत बड़ी इंजरी उधर डेवलप हो जाती है। अगर पेशेंट के पैर को कुछ थोड़ा सा इंजर हो गया है, तो अगर ये ठीक से ये जल्दी भरता नहीं है जख्म, तो उसका एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो सकती है, इसको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। गैंग्रेनस भी टिश्यू वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये रही कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अगर टॉपिक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ऐसे ही हम नए नए वीडियो पोस्ट करते रहेंगे, प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक यू।